ये तो हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे करा के आरक्षण दिया। तो अभी हम लोगों की यही मांग है कि सरकार अगर इच्छुक है, आप दोनों बलवान लोग बैठे हैं, दोनों दो दो डिप्टी सीएम हैं, पहले हम अकेले थे तब हुआ था, अब तो दो दो है। उस समय आप भी हम लोगों के साथ सरकार में थे, सरकार नीतीश कुमार की ही थी उस वक्त भी। महोदय, सरकार नीतीश कुमार की ही थी और आप साथ में थे महोदय, लेकिन हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। आपको 15 साल आपके आदरणीय माताजी पिताजी को राज करने का मौका दिया था, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला, बिहार में एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में महोदय वहां जब बैठते थे तो बोलने नहीं दिया जाता था, माइक बंद कर देते थे। और आज नेता प्रतिपक्ष जो है बैठे हैं तेजस्वी यादव जी, यही बैठते थे। उस समय उनको लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक पद की गरिमा नजर नहीं आती थी। बिहार में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से बड़ी मांग कर दी। आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को उन्होंने घेरा, जमकर कोसा और बड़ी मांगें भी कर दी। इस बीच विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम हैं बिहार के, उनसे वो आमने सामने हो गए। तेजस्वी के तीखी नोकझोंक हुई दोनों में। विजय सिन्हा का ये कहना था कि जब हम नेता प्रतिपक्ष थे तब आपने मेरी आवाज़ दबाई थी, तब माइक बंद कर दिया जाता था, लेकिन आज स्थिति ये है कि आप खुलकर बोल रहे हैं। तो विजय सिन्हा ने ये बातें कही। वहीं तेजस्वी यादव ने आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो एक नया बिल लेकर आइए। अभी तो 75% है, 85% कर दीजिए, हम लोग साथ देंगे। पहले हम आपको एक एक करके सुना देते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, और उसके बाद सरकार की तरफ से जवाब भी आया इस पर। विजय चौधरी जो कि सरकार की तरफ से जिन्होंने जवाब दिया है, गोल मोल करके उन्होंने नीतीश कुमार की वाहवाही कर दी, नीतीश कुमार को क्रेडिट दिया। तेजस्वी यादव ने फिर खड़े होकर कहा कि आप क्रेडिट भले ही दे दीजिए नीतीश कुमार को, लेकिन जो हमारी मांगे हैं उसको जरूर पूरा कीजिए। और जब विजय सिन्हा की बारी आई, सम्राट चौधरी की बारी आई, तो दोनों ने मिलकर धो दिया। और जहां सम्राट चौधरी ने लालू राबड़ी राज का जिक्र किया, वहीं विजय सिन्हा ने संविधान दिवस पर लोकतंत्र की याद दिलाई तेजस्वी यादव को। एक एक करके बयान सुनिए। पहले तेजस्वी यादव और उसके बाद विजय चौधरी ने जो जवाब दिया, और फिर विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को। नेता प्रतिपक्ष ने ऐसे संवेदनशील मामले का जिक्र किया है कि सरकार को भी अपने पक्ष रखना न सिर्फ लाजमी है बल्कि हक है। और हमको बोलने का दो दो प्रसंग बन गया महोदय। एक तो नेता प्रतिपक्ष ने हमारा नाम भी लिया, स्वाभाविक रूप से हम लोग साथ उस वक्त थे। और दूसरा, जिस विभाग से ये मामला संबंधित है, सामान्य प्रशासन विभाग से, उस समय उस विभाग को देखने की, विधानसभा के मामले में विभागीय मामलों को देखने की जिम्मेदारी भी उन्होंने मुझे अधिकृत की है। इसलिए मैं उचित समझता हूँ कि सारे तथ्यों को सदन के सामने रखूं। महोदय आसन अवगत है और हम समझते हैं लगभग सदन के सभी सदस्य अवगत हैं, और सरकार को यह मानने में कोई परहेज नहीं है कि ये मामला जब जब आया है, लगभग सभी दलों ने, और लगभग भी बेकार जोड़ना है, सभी दलों ने इस मामले में एकजुटता दिखाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हम लोगों की सरकार ने इसे गिनती कराई थी। सही बात है, उन्होंने कहा है कि जिस समय गिनती हुई थी उस समय आप भी हम लोगों के साथ सरकार में थे, सरकार नीतीश कुमार की ही थी उस वक्त भी। महोदय, सरकार नीतीश कुमार की ही थी और आप साथ में थे महोदय, लेकिन हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। हमने तो, आपने जो सहयोग दिया है, सारे दलों ने सहयोग, बैठे बैठे टिप्पणी मत करिए, सारे दलों ने सहयोग दिया है। सरकार को इसको मानने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन उतना ही सत्य ये भी है
कि ये विचार मौलिक रूप से मुख्यमंत्री जी का था, उन्होंने बात को आगे बढ़ाया और आप सब लोगों ने साथ दिया। हमारे बीजेपी के साथियों ने विरोध पक्ष में भी रह के साथ दिया था, आप लोगों ने भी साथ दिया विरोध में भी रह के, हम लोग के साथ सरकार में भी रह के। तो जैसे आप लोगों ने साथ दिया वैसे ही ये भी सही है कि जातीय गणना कराने का पहला फैसला जब मंत्रिपरिषद से लिया गया था वो एनडीए की हुकूमत थी और इसलिए हम लोगों ने लिया था और हम आपके योगदान से इनकार नहीं करते, आपने सहयोग दिया है। जब ये गणना हुई थी महोदय, जब गणना हुई थी, लेकिन यह भी सत्य है कि जब ये पहला फैसला अरे बैठिए जब ये पहला फैसला मंत्रिमंडल से हुआ था उस समय भी हुकूमत एनडीए की थी और जब रिपोर्ट रखा गया और आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई वो भी एनडीए की ही सरकार के समय में हुआ। इसलिए दोनों छोर पर हमारे पुराने साथी ही हमारे साथ में थे, सहयोग आपने भी दिया था। और महोदय जहां तक कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष, अब मौलिक आइडिया ये हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का था, उनके दिमाग में बात कैसे आई थी, इन सब बातों का तस्करा मेरे ख्याल से बहुत समय हो चुका है, हमें हो चुका है, उसका जिक्र करके और महोदय आप बचिए ना, आपकी बात पर फिर हम आ रहे हैं महोदय। दूसरी बात है कि इन सारी बातों के होते हुए भी हम सब की राय बनी थी कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ये हम सब की राय थी, इस राय से भी कोई अलग नहीं थे। और 9वीं अनुसूची में डालने का महोदय, अरे विषय गंभीर है, सुनिए, आप उसको मजाक में बना रहे हैं। इतनी गंभीर चर्चा हो रही है, सारा सदन इसके लिए चिंतित है, कहा जा रहा सुना करिए, समझा करिए। और महोदय 9वीं अनुसूची में डालने का मतलब होता है कि इसको न्यायिक समीक्षा से संरक्षित किया जाए, लेकिन इस बीच में कई लोग कोर्ट चले गए और ये कानून ही निरस्त कर दिया महोदय, ये कानून ही निरस्त कर दिया गया। लेकिन मुझे पिछले दफा सदन में आश्चर्य जरूर हो रहा था जब हमारे सदस्यगण तख्ती लेके कि इसे 9वीं अनुसूची में इस कानून को शामिल करो। महोदय मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आज की तिथि में वो कानून अस्तित्व में नहीं है, न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया है। और जो नेता प्रतिपक्ष आप पूछ रहे थे, हमको ये बताने में क्या छिपाना है सरकार को, क्योंकि वो कानून न्यायालय ने निरस्त करते हुए यह भी निर्देश दिया है कि बहालियां किसी हालत में नहीं रुकेंगी। बहालियां आरक्षण के जो पुराने प्रावधान हैं उसके आधार पर आपको जारी रखना है। ये सारे निर्देश न्यायालय ने दिए हैं, इसीलिए पुराने आरक्षण की व्यवस्था से ये हो रहे हैं। और महोदय दूसरी बात हम यही कह रहे थे कि इसमें जब सभी दलों का सभी नेताओं का विचार एक ही जगह है तो इसमें अनावश्यक राजनीति की तो कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो पूरा बिहार जानता है जो किसकी अगुवाई में काम हुआ, किन किन लोगों ने समर्थन दिया, और सरकार सब लोगों को धन्यवाद देती है और सब लोगों से अपील भी करती है कि जो लोग भी जिस हैसियत से, जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय में वहां पहुंचकर सरकार के द्वारा लागू किए गए बढ़े हुए आरक्षण सीमा को फिर से बहाल करने में जो मदद कर सकते हैं वो करें। ये होता है तो सरकार उनका भी एहसानमंद होगी। हम लोग तो खुले तौर पर महोदय चाहते हैं
कि हम लोग तो जिस दिन उच्च न्यायालय ने उसे निरस्त किया उसके अगले दिन से तैयारी करके कम से कम समय में अपील दाखिल किया, और इस बीच में इंटरिम स्टे का भी हम लोगों ने महोदय रिक्वेस्ट किया, लेकिन न्यायालय ने नहीं माना है। ये भी आज आप संविधान दिवस की सब लोगों को शुभकामना दी है। हम सब संविधान से बंधे हुए हैं और न्यायालय को जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है उसके तहत उन्होंने कर लिया है। हम लोगों ने तो 9वीं अनुसूची से लेके इस तरह के जो सामाजिक प्रगतिशील कानून होते हैं उन्हीं को सुरक्षित करने के लिए 9वीं अनुसूची की अवधारणा बनी थी। और महोदय ये सबसे बड़ी बात है कि संविधान का पहला संशोधन भी इसी आधार पे हुआ था और एक अनुसूची बनाई गई, और हम लोग बिहार के लोग तो भाग्यशाली हैं कि ये अनुसूची संविधान में जोड़ी ही गई थी। बिहार ने जो जमींदारी, जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट कहते हैं, भूमि सुधार अधिनियम, जिसको बोलचाल की भाषा में जमींदारी उन्मूलन कानून कहते हैं, वही लागू हुआ था। और कोर्ट जब उसकी समीक्षा करने लगी थी तो उस समय की केंद्र सरकार ने और सारे नेताओं ने, क्योंकि उस समय तो लगभग ये 1948-50 की बात है महोदय, उस समय सभी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ही राजनेता थे, उन्होंने ये उचित समझा कि समाज में कुछ बराबरी लाने के लिए, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कुछ ऐसे कानून बनाने होंगे जिसको न्यायालयीय समीक्षा से बाहर रखी जाएगी। तो महोदय हम लोग तो उसके लिए भी लगे हुए। कानून एक बार सुप्रीम कोर्ट बहाल कर दे, फिर हम लोग इसको 9वीं अनुसूची में भी डलवाने का प्रयास करेंगे। इसलिए महोदय सरकार सभी दलों के प्रति मतलब आभारी है कि सब लोगों ने इसमें मुख्यमंत्री की पहल में समर्थन दिया है। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, आप नहीं, आपको आपकी बात हो। अरे 2 मिनट, सुन लीजिए ना, 2 मिनट, उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। 2 मिनट, 2 मिनट तो बोलने दीजिए। बोले सुनेंगे। एक मिनट ना हो। बैठ जाइए सदैव जी बैठ जाइए। तो हम लोगों ने मंत्री जी की बात को सुना अच्छे से। आप जिसको श्रेय देना है दे दीजिए, हमको खाली चिंता है आरक्षित वर्गों को जो नौकरी में हिस्सेदारी मिलनी थी वो मिले। दूसरी बात कि नवंबर में ये पारित होता है, कोर्ट का आदेश रद्द होता है 7वां महीना अगले साल 24 में, तो 7 महीना अगर अनुसूची 9 में हमारी सिफारिशों को अगर केंद्र सरकार ने नहीं माना तो आप किसको दोषी समझते हैं? दूसरी बात, तीसरा महोदय जो हमारी मांग थी, अभी भी आप कमेटी बनाने के पक्षधर है कि नहीं? और दूसरा बिल ले आइए, उसमें संशोधन कर दीजिए, उसमें 75% था, इसमें 85% करके लाइए, हम लोग बढ़ा देंगे, बस यही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। अध्यक्ष महोदय, मेरी घोर आपत्ति है कि ये एक तो इन्होंने जो जिक्र किया संविधान दिवस पर संविधान में और लगातार कोर्ट के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कोर्ट के खिलाफ कि कोर्ट को मैनिपुलेशन करने का काम, यही इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आप कह रहे हैं कि कोर्ट में कोई पार्टी चली गई, अरे गलतफहमी मत फैलाइए। आपको 15 साल आपके आदरणीय माताजी पिताजी को राज करने का मौका दिया था, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। बिहार में एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला और आप आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। अरे यहाँ तो 2001 का भी चुनाव याद है लोगों को, कोई मुखिया का आरक्षण नहीं था, न अति पिछड़ा को न दलित को। और आप कहानी सुना रहे हैं 2006 में जब एनडीए की सरकार बनी तब पिछड़ों को आरक्षण मिला। ये कहां से आप सिखा रहे हैं? देखिए, अरे मैं जानता हूं, आपको जानता हूं अच्छे से, बैठ जाइए। देखिए 15 साल को लोग भूला नहीं है और अच्छी तरह से जानता है कि आप आरक्षण के कितने समर्थक हैं। एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया, एक व्यक्ति को, कोई पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को बिना आरक्षण का। और
किसी भी हालत में, बैठिए। किसी भी हालत में सब लोग जानते हैं। अरे देखिए, सुनिए बात। 2000 तो आज की जो आरक्षण की व्यवस्था है, इसमें स्पष्ट तौर पर है कि इस देश में कोई बिना आरक्षण का नहीं है। यहाँ बिहार में भी कोई बिना आरक्षण का नहीं है, सभी वर्ग में आरक्षण है। तो क्यों ये जो मजाक आप बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम बेफिक्र रहिए, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और आप सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं। जब उसका निष्पादन होगा तो आगे जरूर उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो पटना हाईकोर्ट ने बिहार में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण सीमा बढ़ाकर 65% करने वाले बिहार आरक्षण कानून को रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर ईबीसी, ओबीसी, दलित और आदिवासी का आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया था। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों सवर्णों में उनको मिलने वाले 10% आरक्षण को मिलाकर बिहार में नौकरी और दाखिले का कोटा बढ़कर 75% पर पहुंच गया था। कई संगठनों ने हाईकोर्ट में बिहार आरक्षण कानून को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 2 जजों की बेंच ने बिहार आरक्षण कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया। नीतीश की पुरानी कैबिनेट ने बिहार के जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर 7 नवंबर को कोटा बढ़ाने का फैसला लेकर विधानसभा में विधेयक पेश किया था। इसके जरिए ओबीसी आरक्षण 12% से बढ़कर 18%, ईबीसी का कोटा 18% से बढ़ाकर 25%, एससी का आरक्षण 16% से बढ़ाकर 20% और एसटी का आरक्षण 1% से बढ़ाकर 2% करने का प्रस्ताव था। विधानसभा से यह विधेयक 9 नवंबर को पास हो गया। 21 नवंबर को राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस विधेयक ने कानून का रूप ले लिया और यह पूरे राज्य में लागू हो गया। इस कानून को आरक्षण विरोधी संगठन यूथ फॉर इक्वालिटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण 50% से अधिक न देने के फैसले को आधार बनाकर बिहार आरक्षण कानून को चैलेंज किया गया था। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार की बेंच ने बिहार के नए आरक्षण कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया। माना जा रहा है कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और नीतीश कुमार महागठबंधन में रहते हुए और एनडीए में लौटने के बाद भी लगातार बिहार आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से कर रहे थे। लेकिन अब लगता है कि नीतीश ने भी हार मान ली है। तभी तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में डालिए और सरकार का जवाब भी आ गया कि 9वीं अनुसूची में डालें कैसे, ये तो कानून ही रद्द कर दिया है हाईकोर्ट ने। तो इस अनुसूची में डाले गए कानून की आमतौर पर न्यायिक समीक्षा नहीं होती है, इसीलिए तेजस्वी यादव बार बार इसे 9वीं अनुसूची में डालने की बात कह रहे हैं और उसे कोई अदालत में चुनौती नहीं दे पाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 9वीं अनुसूची में किसी कानून को डालने को भी अपने समीक्षा के दायरे में बता रखा है। बिहार के आरक्षण कानून को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया है, इसीलिए इस पर अदालती डंडा चल गया है। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अब 6 महीने बीत गए, 6 महीने में आपने संविधान की अनुसूची में नहीं डलवाया तो गलती किसकी है, ये भी उन्होंने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने 1992 में इंदिरा साहनी केस में फैसला दिया था कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50% के पार नहीं जा सकता है। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, जिस कानून को संविधान के 76वें संशोधन के जरिए 9वीं अनुसूची में डाला गया था। संविधान की 9वीं अनुसूची में आज की तारीख में कुल 284 कानून डले हुए हैं। अब आपको बताते हैं बिहार आरक्षण कानून के कैबिनेट से हाईकोर्ट तक के सफर में अब तक क्या क्या हुआ। चलिए, साल 2022 में 1 जून को सभी दलों ने सर्वसम्मति से जाति सर्वेक्षण पर फैसला लिया। 2 जून को बिहार कैबिनेट ने जाति सर्वेक्षण को हरी झंडी दे दी। साल 2023 आ गया। 7 जनवरी 2023 को जाति सर्वेक्षण का पहला चरण 7 से 15 जनवरी तक आयोजित हुआ। 15 अप्रैल को दूसरा चरण 15 अप्रैल से 15 मई तक होना था। 4 मई को उच्च न्यायालय ने जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगा दी। 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने जाति सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। सर्वेक्षण फिर से शुरू हुआ। 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए। 9 नवंबर को बिहार विधानमंडल ने सर्वसम्मति से कोटा 50 से बढ़ाकर 65 करने के विधेयक को पारित कर दिया। 22 नवंबर को बिहार सरकार ने राज्यपत्र में कोटा वृद्धि को अधिसूचित किया। साल 2024 आ गया। 11 मार्च पटना हाईकोर्ट ने कोटा वृद्धि की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। 20 जून को पटना उच्च न्यायालय ने कोटा वृद्धि को रद्द कर दिया, इसे असंवैधानिक करार दिया।
तो अभी तक की ये स्थिति है और ये मुद्दा अब फिर से गर्म हो गया है। जैसे ही विधानसभा शुरू हुआ, जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने संविधान दिवस पर आरक्षण की मांग कर दी और उन्होंने कहा कि अगर अड़चन आ रही है तो आप एक नया बिल लाइए और जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने सवाल भी किए, हमला भी बोला और मांग भी कर दी, लेकिन सरकार की तरफ से भी जवाब आ गया है। उनकी मांगों को नहीं माना गया, सीधे सीधे उन्हें खारिज कर दिया। विजय चौधरी ने उन्होंने कहा कि जब हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, न्यायालय ने रद्द कर दिया है, तो फिर अब सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि सम्राट चौधरी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में है मामला तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही कुछ होगा, जो न्यायालय है वो सबसे बड़ी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आरक्षण का मुद्दा फिर से गर्म होता है या फिर ठंडा जाता है, देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, क्या आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए बिहार में या फिर नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।